नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। दोस्तों, इसके पीछे एक तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों, फाइनली वह जो समस्या थी उसे पूरा कर लिया गया, अर्थात वह दोस्तों अब समस्या समाप्त हो गई है। अब मैं यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। और हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देखे होंगे कि मेरा पिछला वीडियो जो था मूल अधिकार से संबंधित था, तो हम पिछले वीडियो के उसी लाइन लेंथ पर अगला वीडियो बना रहे हैं। अर्थात जो एक सीरियल चल रहा था, जो एक क्रम चल रहा था मूल अधिकार का, हम उसे कंप्लीट करने के बाद ही कोई अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मूल अधिकार में दोस्तों हमने बेसिक से लगाकर एडवांस लेवल तक लगभग सभी क्वेश्चनों पर ध्यान दिया है। और दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, तो एक वीडियो में दोस्तों इतने सारे तथ्यों को सम्मिलित करना काफ़ी कठिन रहता है, तो माइंड जाती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा से घबराना ना, थोड़ा धैर्य रखना कि मेरी वीडियो 10 से 15 मिनट के आसपास ही रहती है, ठीक है। तो चलें देखते हैं आज क्या है। तो आज है दोस्तों मूल अधिकार। मूल अधिकार में है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, यानी जो संविधान में अस्पृश्यता अर्थात जो छुआछूत का नियम है उसके बारे में कुछ दिया गया है दोस्तों। तो दिया क्या गया है, अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत के संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित किया गया है या फिर किसी प्रकार का कोई अधिनियम बनाया गया है। इस तरह से वह क्वेश्चन यस या नो में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि नहीं, ऐसे कोई नियम नहीं बनाया गया है अभी तक। और क्या है, 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया है। यानी जो 1955 में जो मूलभूत था उसे 1976 में संशोधन किया गया है, ठीक है। अब इसका नया नाम नागरिक अधिकार की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया है तथा इसमें विस्तार कर दंड को और सख्त बनाए गए हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो दोस्तों 1955 का था उसे 1976 में अपडेट किया गया है, 1976 में अपडेट किया गया है और इसमें दंड को और सख्त बनाया गया है, ठीक है। इसमें दंड को और सख्त बनाया गया है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध, ध्यान रखना यहाँ यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह, ध्यान रखना, 6 माह का कारावास या 500 रुपये का दंड अथवा दोनों सम्मिलित है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधान मंडल चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप छुआछूत से संबंधित अपराध में यदि आप सम्मिलित होते हैं या फिर आपको पकड़ा जाता है तो आप संसद और राज्य विधान मंडल दोनों चुनाव में अयोग्य करार दिया जा सकता है, ठीक। अब देखें जो यह 1955 है दोस्तों अपराध अधिनियम छुआछूत, इसमें क्या क्या व्यवस्था दी गई है। तो देखें इसमें क्या क्या व्यवस्था दी गई है। इसमें व्यवस्था क्या क्या है, यह व्यवस्था निम्नलिखित को अपराध मानता है। पहला क्या है, पहला है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, यानी अगर आप छुआछूत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानते हैं तब भी आप इसकी श्रेणी में माने जाएंगे, ठीक है, तब भी आप इसकी श्रेणी में माने जाएंगे। अगला क्या है दोस्तों, अगला है अस्पताल या शैक्षिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के प्रवेश से रोकना। अगर आप किसी सार्वजनिक प्लेस पर किसी एक विशेष व्यक्ति को आप रोक रहे हैं तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि आप छुआछूत या फिर भेदभाव की भावना आपके अंदर है, ठीक है।
तो आपको तब भी इसके तहत अपराधी माना जाएगा। किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार, ठीक, यह भी दोस्त छुआछूत के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, यह सब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यह किताब की, मान लीजिए दोस्तों, यह किताब की निचोड़ है, ठीक है। आप जब बुक को पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत तो आपको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी रहती है, तो उसमें से जो हमारे काम की जानकारी है वही जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, ठीक। आगे देखें, आगे क्या है। परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर स्पष्ट रूप से न्यायोचित ठहराना। कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसी रूढ़वादी या दार्शनिक, ठीक है, परंपरा जो, ठीक है, जो आधुनिक रूप में, नैतिक रूप में या फिर संविधान की दृष्टि से वह छुआछूत को फैला रही हो या फिर मान रही हो, तो या फिर होता नहीं ऐसा कि कोई एक परंपरा है और उस परंपरा में यह बताया जाता है कि नहीं, यह हमारी परंपरा है, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको बलि या फिर एक विशेष समुदाय को एक विशेष स्थल पर या पूजा स्थल पर या सार्वजनिक प्लेस पर रोका जाता है, या एक परंपरागत त्यौहार या फिर कुछ भी हो सकता है जो छुआछूत को मानता है। अगर आप उसे न्यायोचित ठहराते हैं तब भी यह कानून की श्रेणी में ही आएंगे, तब भी आप छुआछूत के दंड के जो दिया गया है उसमें आप आएंगे। अगला क्या है। राज्य के अधीन, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पद का धारण करने वाला कोई व्यक्ति, ठीक, यहाँ दो बात ध्यान रखना। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भी उपलब्धि, ध्यान रखना, कोई भी उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आप विदेशी उपाधि आप धारण कर लेंगे या फिर कोई आपको विदेशी उपाधि आप मिल जाए या फिर आप उसे ले लें, बिना आप राष्ट्रपति के सहमति से आपको किसी भी देश की आप न तो उपाधि ले सकते हैं, न तो आप कोई पुरस्कार से संबंधित कोई जो एक उपाधि मिलती है आप वह भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आगे कहा है, उपाधियों के अंत में स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय में, यानी ब्रिटिश, जब भारत जब ब्रिटिश के अधीन था उस समय के बारे में यह बता रहा है। औपनिवेशिक राज्य के समय में दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे राजा राज बहादुर, ध्यान रखना दोस्तों, राजा राज बहादुर, राय बहादुर, साहब दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा नहीं है कि अब आप अपने नाम के आगे बहादुर या राज बहादुर या दीवान बहादुर आप अपने उपाधि में लगा सकते हैं। आप उपाधि में इस तरह के नाम नहीं लगा सकते हैं, यह संविधान खारिज करता है, ठीक है, संविधान नहीं मानता है। आगे क्या है, क्योंकि यह सब राज्य के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, आप ऐसी कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं जो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निषेध किया गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निषेध किया गया है। तो इसमें है क्या क्या दोस्तों, इसमें है जैसे राज बहादुर या दीवान साहब, इस तरह के जो उपाधि हैं दोस्तों अब आप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अगला है 1996 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि पुरस्कार पाने वालों के नाम में प्रत्यय, ठीक, ध्यान रखना, प्रत्यय या उपसर्ग रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कार त्यागना होगा, ठीक है। कहने का मतलब है दोस्तों, जब, ठीक है, पहली बात तो यह है कि संविधान उपाधि को नहीं मानता है और आप अपने नाम में जो है प्रत्यय या उपसर्ग नहीं लगा सकते हैं। प्रत्यय मतलब है दोस्तों, आप अपने नाम के आगे कोई शब्द नहीं जोड़ सकते हैं। मान लीजिए इस ब्रैकेट में आपका कोई नाम है, ठीक है, इस ब्रैकेट में आप कोई नाम है, तो आप ना तो यहाँ कोई शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं
और ना ही आप कोई यहाँ शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, आप अपने नाम के ना तो आगे और ना ही पीछे ना तो कोई उपसर्ग और ना ही प्रत्यय इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वह पुरस्कार को आपको त्यागना पड़ेगा। ठीक, अब चलें आते हैं अब आर्टिकल 19 में आते हैं। ठीक, यह आर्टिकल 19 है। देखें दोस्तों, मोटा मोटा एक बार हम ओवर मैपिंग 18 भी और 17 भी और 19 भी कर लिए हैं, लेकिन अब जो है दोस्तों, अब इसके अंदर काफ़ी डीप में अब हम जा रहे हैं कि अनुच्छेद 19 में कहाँ तक हमारे संविधान में उसका विस्तार कहाँ तक दिया गया है। तो जैसा कि हम आपको बताएं कि हम भारतीय संविधान को या भारतीय राज्य व्यवस्था को हम बिल्कुल एकदम बेसिक से लगाकर एकदम बिल्कुल को डीप तक जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि नहीं, इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। ठीक है, तो हम उन्हीं बातों पर विशेष ध्यान देकर यह वीडियो बना रहा हूँ। आइए देखते हैं 19 आर्टिकल 19 में क्या है। उच्चतम न्यायालय ने वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति जो होती है, अभिव्यक्ति होती है, वह क्या क्या होती है? अपने किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। आप अपना विचार और किसी अन्य का विचार आप प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार की आपको कोई रोक नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। फ़ोन टैपिंग ऐसा होता है दोस्तों कि यह एक आपकी पर्सनल जानकारी होती है। ठीक है, कि फ़ोन टैपिंग जैसे कि एक आपका कोई चैट कोई हैक कर ले या फिर उसका कोई अलग कंट्रोलर हो, कोई अलग कंट्रोल करे। ठीक है, उस संबंधित होता है यह फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। ठीक है, आप किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार है। ठीक है, आपको इस तरह के अधिकार है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का आप आयोजित बंद खिलाफत आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं दी गई है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। ठीक है, आप सरकार से संबंधित जो भी सरकारी गतिविधियां हैं आप उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक, उसकी जानकारी ले सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, शांति का अधिकार। ठीक है, शांति का अधिकार। ऐसा नहीं है कि आपको पर्यावरण से दूषित में रहना मजबूरी है, नहीं, आप ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस तरह का जो अधिकार है दोस्तों, आप इस तरह से अधिकार को जो है आपको अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि आप शांति से जीने का अधिकार आपको दिया गया है। आपके पास में कोई ध्वनि प्रदूषण करता है, कोई वायु प्रदूषण करता है, कोई मृदा प्रदूषण करता है, तो आपको इस तरह से अधिकार दिया गया है कि आप न्यायालय में जा सकते हैं। अगला क्या है दोस्तों? अगला है किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। ठीक, आगे क्या है दोस्तों? आगे है दोस्तों अनुच्छेद 22 हम एक बार मैपिंग कर चुके हैं, अर्थात हम इसमें जो है जो सामान्य जानकारी होती है जो एसएससी या फिर वनडे एग्ज़ाम के लिए जो होती है दोस्तों, हमने उसके बारे में लगभग चर्चा कर दिया है। अब यहाँ से दोस्तों उसके डीप में है, उसके गहराई में है। तो देखें क्या होता है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 को 2 भागों में बांटा गया है। देखें हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, एक निवारक। ठीक है, निवारक हिरासत। ठीक है, निवारक हिरासत यह क्या है? जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। ठीक, इस निवारक हिरासत यही होता है दोस्तों, निवारक हिरासत में बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य, लेकिन इसका उद्देश्य भी है, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंड न कर भविष्य में ऐसा अपराध न करने की चेतावनी देना जैसा है। अर्थात दोस्तों अनुच्छेद जो 22 है, जो निवारक हिरासत है, उसमें बिना सुनवाई के आपको अदालत में दोषी ठहराया जा सकता है। लेकिन इसका उद्देश्य यह है दोस्तों कि आपको जब दोषी ठहराया जाएगा दोस्तों, तो वहाँ आपको
इस तरह से बताया जाएगा कि आप देखें आप भविष्य में इस तरह का अपराध आप ना करें, ठीक है। वहाँ आपको इस तरह की हिदायत दी जाती है, ठीक है। इस तरह के निवारक हिरासत में केवल शक के आधार पर हिदायतें होती हैं, ठीक है। अब देखें अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। पहले भाग में साधारण कानून, ठीक, साधारण कानून से संबंधित है, जबकि दूसरे भाग में निवारक हिरासत से संबंधित है। कहने का मतलब हम आपको बताएं कि अनुच्छेद 22 के 2 भाग हैं। एक साधारण होते हैं, एक साधारण से हैं, एक साधारण है और एक निवारक है, एक निवारक है, एक निवारक है। तो जो साधारण है दोस्तों उसमें क्या होता है कि अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे क्या है। तो देखें पहले भाग में क्या है, पहला वाले भाग में, यानी इस वाले भाग में क्या है, अनुच्छेद 22 वाले के पहले भाग में क्या है। पहले वाले भाग में उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार उपलब्ध हैं। किसी व्यक्ति को यदि पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो उसके पास क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, संविधान क्या क्या अधिकार देता है, ठीक है। देखें यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। आप भारतीय नागरिक होने के नाते या फिर जैसा होता है कि आपको पुलिस किसी तरह की आपको प्रताड़ित न करे या परेशान न करे, तो आपको इस तरह की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। देखें क्या है, गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, ठीक। अगर आपको दोस्तों पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो बिना सूचना दिए आपको गिरफ्तारी नहीं कर सकती है, पहला, ठीक है। पहला, विधि व्यवसायी से परामर्श, यानी आप जो विधि का व्यवसायी है अर्थात जो कानून का ज्ञाता है आप उससे परामर्श ले सकते हैं। कहने का मतलब है आप वकील ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। अगला क्या है, प्रतिरक्षा करने का अधिकार, दंडाधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय मिलाकर पेश होने का अधिकार, ठीक है। इसमें कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि यात्रा को लगाकर, यात्रा समय को लगाकर, ठीक है, हम जो मजिस्ट्रेट होता है, जो डीएम होता है या फिर जो न्यायाधीश होता है उसके सामने 24 घंटे में आपको पेश करना है, ठीक है। उसमें यात्रा के समय को भी लिया गया है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से या फिर अदर स्टेट से पकड़ा जाता है दोस्तों, तो उसमें यात्रा के भी समय को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब उसे पुलिस हवालात में लाकर बंद करेगी तब से उसका जो जिस टाइम से उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है उसी टाइम से 24 घंटे के अंदर में उसे मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा। लेकिन ऐसा साधारण कानून के तहत है, लेकिन जो निवारक हिरासत में है दोस्तों उसमें ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, होने का अधिकार है। आगे देखें हैं, दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटा में रिहा करने का अधिकार, यानी जब तक मजिस्ट्रेट आगे कुछ आपको ना बोले तब तक उसके अंदर आपको 24 घंटे के अंदर में आप उसको रिहा कर देने का आपको अधिकार है। यानी उस 24 घंटे से ज़्यादा आपको पुलिस नहीं बंद कर के रख सकती है। 24 घंटे के बाद आपको पुलिस 100% आपको छोड़ देगी जब तक मजिस्ट्रेट कोई फैसला नहीं लेता है या फिर कोई सूचना नहीं करता है, ठीक है। यह सुरक्षा केवल विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। यह सुरक्षा विदेशी व्यक्ति, ध्यान रखना, विदेशी व्यक्ति, ठीक, निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अगर आपको निवारक हिरासत के अंतर्गत बंद कर दिया गया है, जेल में ले जाया गया है या फिर आप कोई विदेशी व्यक्ति हैं, तो आपको जो ये 24 घंटे के अंदर जो आपको रिहाई है, जो आपको विधि व्यवसायी परामर्श है, इस तरह के आपको अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वहाँ दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस बहुत थोड़ा ही इसमें कुछ बचा होगा तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। बाय बाय।